आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ जो पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, बहुत सारे मफरूज़ों के ऊपर बात की जा रही थी, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, बहुत सारी मन घड़त कहानियों को बनाया जा रहा था। वैसे तो 26वीं तरमीम के पास होने के बाद वो तमाम मफरूज़े दम तोड़ गए हैं। एक बार फिर ये साबित हुआ कि जो लोग अमूमन इल्ज़ाम लगाते हैं या मन घड़त कहानियों को क्रिएट करते हैं, वो अमूमन कहानियाँ उस तरीके से पूरी नहीं होती। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में हम कागज़ात को पढ़ने के बजाय, किताब को पढ़ने के बजाय इल्ज़ाम तराशियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। कोई किसी मुसव्विदे का, किसी प्रपोज़ल का मतन नहीं पढ़ता, कोई ये चीज़ नहीं सोचता कि हुकूमत, रियासत क्या करने जा रही है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, लेकिन कहानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। इल्ज़ाम लगता है कि कोई कंसल्टेशन नहीं होती, इल्ज़ाम लगता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट की जा रही है, कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के लिए अमेंडमेंट की जा रही है। कोई ये कहता है कि हम फ़लाँ जज साहब के साथ हैं, कोई ये कहता है हम फ़लाँ जज साहब के साथ हैं। मैं पहले दिन से ये कहता रहा हूँ और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ये कहती रही है एक्चुअली कि हमें अपने सियासी डायलॉग में जज साहिबान को उनसे दूर रखना चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, हम तो एक दूसरे की ज़ात पर बदकिस्मती के साथ इल्ज़ामात लगाते हैं और हम यूज़ टू हो गए हैं, लेकिन जो जज साहिबान हैं वो एक ऐसे मनसब पर फाइज हैं, अगर उनके बारे में गुफ्तगू गली मोहल्लों पे, सड़कों पे, चौक पर होनी शुरू हो जाए और हर शख्स एक्सपर्ट बन जाए कि फ़लाँ जज साहब ऐसे हैं, फ़लाँ जज साहब वैसे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम अदालती निज़ाम की खिदमत नहीं कर रहे, हम उन जज साहिबान की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि उनको भी इस पॉलिटिकल प्रोसेस में खाम खा कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो कि इस खूबसूरत कागज़ की किताब की बानी है, लिखने वाली है, उसने हमेशा ये कहा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में ये कहा है कि इख्तियारात जो हैं उनको एक्सरसाइज करना, रियासत के मामलात को चलाना अवाम का काम है और अवाम वो काम अपने चुने हुए मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए करती है। और मैं ये समझता हूँ कि इस 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए ऐसी अमेंडमेंट्स इस खूबसूरत किताब में शामिल की गई हैं जो मेक श्योर करती हैं कि इख्तियारात अवाम के चोज़न नुमाइंदे एक्सरसाइज करें, जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करे, जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उसको फॉलो किया जाए और इसी तरीके से हम एक मजबूत, खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, आईनी जमहूरियत को परवान चढ़ा सकते हैं। 26वीं तरमीम के पास होने के बाद ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये तरमीम जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के लिए नहीं आ रही। 25 अक्टूबर गालिबन उनका आखिरी दिन है, उस रोज़ वो रिटायर होके घर चले जाएंगे।
जो कि जिस तरीके से रिटायरमेंट का प्रोसेस होता है, नए चीफ जस्टिस की तैनाती का उसूल इस तरमीम में वज़ा किया गया है, और वो उसूल सुप्रीम कोर्ट के अपने उसूल के ऐन मुताबिक है। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहते हैं हम ये नहीं मानते। मैं एक पीटीआई के सीनियर वकील को, जो कि पार्लियामान का रुकन भी है, उसको मैं सुन रहा था एक दिन तरमीम के बाद, वो कहता है कि फ़लाँ जज जैसे लोगों को ये फ़लाँ चीज़ बनाना चाहते हैं, नाम लेके जज साहब का कहते हैं वो। बदकिस्मत है ये चीज़। मेरे नज़दीक, पीपल्स पार्टी के नज़दीक तो 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं, बल्कि हाई कोर्ट के सारे जजेस, सेशंस कोर्ट के सारे जजेस, सब के सब काबिल एहतराम है। वो नाम लेके एक सीनियर जज के बारे में कहते हैं कि ऐसे लोगों को हम नहीं मानते। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि 18वीं आईनी तरमीम के जरिए क्रिएट किया गया था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं और सीनियर तरीन जो जजेस हैं उसका हिस्सा होते हैं, उन्होंने एक खुद उसूल वज़ा किया। और वो उसूल वज़ा किया उन्होंने दो सिचुएशंस में। एक सिचुएशन है जब किसी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की जा रही होती है, तो एक एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं सीनियर मोस्ट जज हूं तो बंदा सोचता है यार मुझे ही सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये फैसला किया, नहीं, सीनियरिटी का उसूल को सिर्फ मद्देनजर नहीं रखेंगे। जिसकी पहली मिसाल मैं आपको देता हूं, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी के दौर में, चीफ जस्टिस थे, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। ख्वाजा शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं किया गया और उनसे जूनियर साकिब निसार साहब को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। नतीजा ये हुआ कि साकिब निसार साहब 2.5 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। सूबाई सिंध के अंदर सीनियर मोस्ट जज थे मुशीर आलम साहब, गुलजार साहब सीनियर मोस्ट नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में गालिबन ये फैसला किया कि हम मुशीर आलम साहब को नहीं लेके जाएंगे, हम गुलजार साहब को ले जाएंगे। गुलजार साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और 2.5 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने। हालिया, ये मैंने इफ्तिखार चौधरी साहब की आपको मिसाल दे दी, हालिया दिनों में अभी इस मौजूदा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें काजी फैद ईसा साहब भी हैं, मंसूर अली शाह साहब भी हैं, मुनीब अख्तर साहब भी हैं और याया आफरीदी साहब भी हैं और गालिबन अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं। ये 5 सीनियर मोस्ट जजेस ने ये फैसला किया कि लाहौर हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एलिवेट किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस की असामी खाली हो रही थी। तो जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको तैनात नहीं किया गया, जो नंबर 2 थे उनको भी तैनात नहीं किया गया, जो नंबर 3 थी गालिबन खातून जज साहिबा, उनको चीफ जस्टिस तैनात किया और तैनात होने के बाद माशाल्लाह आज वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। तारीखी फैसला था कि पहली खातून गालिबन चीफ जस्टिस शायद वो बनी है, या मुसरत हिलाली साहब शायद पेशावर में कुछ दिन के लिए बनी थी। तो ये उसूल जो 26वीं आईनी तरमीम में डाला गया कि सीनियरिटी वाहिद क्राइटेरिया नहीं होगा, सीनियरिटी कम फिटनेस को देखा जाएगा, ये उसूल सुप्रीम कोर्ट के अपने बनाए हुए उसूलों के ऐन मुताबिक है, जिसको पार्लियामान ने वहीं से उठाया और 26वीं आईनी तरमीम में इनकॉर्पोरेट किया। हमारे मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमत अपने जजों को चीफ जस्टिस लगाना चाहती है। तरमीम में लिखा गया है 3 सीनियर मोस्ट जजेस। सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त मंसूर अली शाह साहब, नंबर 2 है मुनीब अख्तर साहब, नंबर 3 है याया आफरीदी साहब। ये तीनों वो जज हैं जिन्होंने इस किताब के मुताबिक, इस आइन के मुताबिक हल्फ लिया, हाई कोर्ट में सर्व किया, आज सुप्रीम कोर्ट में सर्व करते हैं। तीनों की वाबस्तगी किसी सियासी जमात से नहीं है, इंडिपेंडेंट माइंडेड कॉम्पिटेंट जज हजरात हैं जिन्होंने अपने फैसलों से हमेशा बात की है। आप उनके फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, जो कि आपका राय है, आपका राइट है, लेकिन
वो ऑनरेबल जजेस हैं। अब ये कहते हैं जी पीपल्स पार्टी अपने जजेस को लगा रही है, या नून लीग अपने जजेस को लगा रही है। जो सिटिंग जजेस हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जो उसूल सुप्रीम कोर्ट का अपना जारी करता है, उसके एन मुताबिक ये फैसला किया गया है। खुदारा चीज़ों को पोलिटिसाइज ना करें। 4 बजे गालिबन उस कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। 12 मेंबरान उस कमेटी का हिस्सा होंगे और इस तरमीम में उसूलन तो लिखा जाता है बाई मेजॉरिटी फैसला होगा। इस तरमीम में हमने लिखा है कि 2/3 अक्सरियत से फैसला किया जाएगा, यानी कि कोई हुकूमत अकेले ये फैसला नहीं कर सकती। 2/3 अक्सरियत के साथ ये फैसला किया जाएगा। 12 जो अराकीन हैं उसमें 4 सेनेट के हैं, 8 कौमी असम्बली के हैं, और हर सियासी जमात की उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से नुमाइंदगी उस कमेटी में मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम जो अराकीन हैं मुख्तलिफ सियासी जमात के, इंक्लूडिंग PTI, वो शामिल होंगे इस डिस्कोर्स में, और ये जो फैसला आइन के मुताबिक करना है, इस फैसले को करने में हम कामयाब हो पाएंगे और फिर चीफ जस्टिस साहब की तैनाती हो जाएगी। दूसरी बात लोग कर रहे हैं इस तरमीम के ख़िलाफ़ कि आपने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैसियत को तब्दील कर दिया है। बड़े एहतराम के साथ 18वीं आईनी तरमीम जब आई थी, जब पास हुई थी, तो उसके अंदर 2 फोरम्स थे। एक फोरम बना जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरा फोरम बना पार्लियामेंट्री कमेटी। जुडिशल कमीशन फैसला करती थी जज साहिबान की तैनाती का, और उसकी तौसीक के लिए वो मामला पार्लियामान आता था, और पार्लियामान की मंजूरी के बाद वो जज साहिबान तैनात हो जाते थे। एक बड़ा अच्छा बैलेंस्ड तरीका था कि इंडिपेंडेंटली सारा काम हो और पार्लियामान की ओवरसाइट हो उसके अंदर। एक केस फाइल कराया गया इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, मामूल था ये, जब उनको कोई चीज़ नागवार गुजरती थी तो या तो सुओ मोटो पे फैसला कर देते थे, या कोई पिटिशन फाइल हो जाती थी और उसके ऊपर फैसला आ जाता था। तो मुनीर भट्टी केस फाइल हुआ, और मुनीर भट्टी केस में ये फैसला कर दिया गया कि पार्लियामानी कमेटी तो ये काम नहीं कर सकती, और हुकूमत को, हमारी हुकूमत थी, बदकिस्मती के साथ घुटने टेकना पड़े और 19वीं तरमीम की गई, जिसको आज हम समझते हैं नहीं करनी चाहिए थी। प्रेशर को फेस करना चाहिए। हर चीज़ का फैसला इस किताब में है, और इस किताब को लिखने वाले, बनाने वाले पार्लियामानी अरकान हैं। बहर कैफ वो 19वीं तरमीम हुई, जिसके बाद सारा ताकत का मंबा जो है वो जुडिशल कमीशन बन गया। उस जुडिशल कमीशन में ना बार एसोसिएशन को इजाज़त थी किसी जज साहब का नाम देने की, ना अटर्नी जनरल को इजाज़त थी, ना वफाकी वज़ीर क़ानून को इजाज़त थी। वफाकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सूबाई चीफ जस्टिस को सिर्फ इजाज़त थी कि वो नाम दे सकते हैं। पिछले 6, 7, 8 सालों में इससे बड़ी डिबेट हुई। बार काउंसिल्स ने, हुकूमत ने कहा ये कैसे हो सकता है कि नाम हम प्रपोज ना कर सकें। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स भी बन रहे थे इस हवाले से, जिसके ऊपर यही डिलिबरेशंस की जा रही थी। इस 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामानी कमेटी को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उसकी कोई फौकियत थी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं था। सिर्फ TADA मिलता था मीटिंग अटेंड करने का, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी। तो फैसला ये हुआ कि भाई 4 पार्लियामानी अरकान को इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बना दिया जाए। वो 4 अरकान का ताल्लुक, 2 का ताल्लुक कौमी असम्बली से होगा और 2 का ताल्लुक सेनेट से होगा। और फैसला ये किया गया कि चारों अरकान हुकूमत के नहीं होंगे। 2 का ताल्लुक ट्रेजरी से होगा, 2 का ताल्लुक ऑपोजिशन से होगा, यानी कि कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही उसको। और आपको पता है ऑपोजिशन कितनी मोहब्बत करती है हुकूमत से हर दौर में। फैसला हुआ कि किसी खातून को या किसी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को, जो टेक्नोक्रेट हो, जो समझ बूझ रखता हो इन मामलात की,
उसको भी शामिल कर दिया जाए, ताकि कलेक्टिव विजडम के साथ जज साहिबान की तैनाती की जाए, डिलिबरेशंस के साथ की जाए, जो आवाम के चोजन नुमाइंदे वो भी, बार एसोसिएशन वाले भी और जज साहिबान मिल के कंसेंसस तक पहुंचे। इसी 26वीं आईनी तरमीम में एक डिमांड बड़े लोगों की थी कि भुट्टो साहब ने जब आइन पास किया था, मुफ्ती महमूद साहब, हफीज़ पीरदादा साहब, बिजंजो साहब, वली खान साहब, जजेस की एज थी 40। जब आप हाई कोर्ट के जज तैनात होते थे तो मिनिमम एज थी 40। ज़ियाउल हक ने उस एज को चेंज करके 45 कर दिया। हमने एक बार फिर भुट्टो शहीद के उस आइन को रिस्टोर करने की बात करते हैं, हम एज को 40 पर ले गए। जो तासुर ये दिया जा रहा है कि अदलिया इंडिपेंडेंट नहीं रही, मैं पूछना चाहता हूं कि किस बेसिस पर आप ये कहते हैं? क्या फैसले आप सुरेंदर करेंगे? क्या फैसले आप वजीर कानून करेंगे? क्या फैसले आप सहाफ़ी हजरात करेंगे? फैसले तो वही मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान आईन कानून के मुताबिक करेंगे। उनके मामलात में हुकूमत का, पार्लिमान का कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ एक चीज़ ऐड की गई है कि जजेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, और इवैल्यूएट कौन करेगा? हुकूमत नहीं करेगी, पार्लिमान नहीं करेगा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, जिसके सरबरा कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और अगर कोई जज साहब की परफॉर्मेंस सही नहीं होगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दानिश में, तो वो फिर उनको कहेंगे कि भाई ये इश्यूज हैं, इसको एड्रेस कर लें। ऐसी चीज़ें इवॉल्व होती हैं, बेहतर बनाया जाता है। ये तो नहीं है ना कि परवेज मुशर्रफ की तरह आए और कहा आप जज साहब नहीं हो, घर चले जाओ। तरीक़ेकार वज़ा कर रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है पार्लिमान के ज़रिए, वज़रा की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है पार्लिमान के ज़रिए, आप सहाफ़ी हजरात की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, हम वकील हजरात की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है बार काउंसिल के ज़रिए या जज साहिबान के ज़रिए, तो सिमिलरली जज साहिबान की भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। और मैं समझता हूँ इतने अच्छे काबिल जज साहिबान हमारे पास हैं कि वो और मज़ीद बेहतर परफॉर्म करेंगे, ताकि कोई शख्स ये कह ना सके कि कोई इशू है। शरीयत कोर्ट का फैसला था कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को राइज कर दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। मैं समझता हूँ वक्त की अहम ज़रूरत थी ये तरमीम, जिस तरमीम को कराने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहैसियत मेंबर कौमी असम्बली के, बहैसियत मैं तो समझता हूँ कानूनदान है, और जिस तरीके से वो इंगेज कर रहे थे इस मामले पे, उन्होंने एक लीड रोल अदा किया और नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने में बड़ा अहम किरदार था उनका। उन्होंने ब्रिज का किरदार अदा किया हुकूमत और JUI के दरमियान, और तकरीबन ये मशावरत आप तमाम दोस्तों के सामने जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, एकदम से अमेंडमेंट कर दी गई है। तकरीबन 2 महीने ये प्रोसेस चला, कमेटी तश्कील दी गई, कमेटी के अंदर हर पार्लिमानी पार्टी की नुमाइंदगी थी, और उसके बाद ये तरामीम लाई गई। पर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो चाहते तो अपने तमाम के तमाम वोट डाल सकते थे इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़। उन्होंने भी फैसला ये किया कि हम वोट नहीं डालते। गालिबन सेनेट में 65 अराकीन, जो कि 2/3 अक्सरियत से ऊपर है, उन्होंने इस तरमीम के हक़ में फ़ैसला दिया, वोट दिया, और गालिबन 4 अराकीन थे जिन्होंने ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। तारीख़ ये नहीं सोचेगी कि PTI ने भरपूर तरीके से इसकी मुखालफत की। तारीख़ में तो ये लिखा जाएगा 65 लोगों ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया और सिर्फ 4 लोग थे जो ख़िलाफ़ थे, और कौमी असम्बली में 225 अफराद ने ये फ़ैसला दिया और गालिबन 12 PTI के मेम्बरान थे
जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ बात की। तो तारीख़ी एतबार से भी PTI ने, मैं समझता हूँ, अंग्रेज़ी में वो कहते हैं एक्विएसेंस वर्ड, इस तरमीम के हवाले से उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि अगले दिन तरमीम पास हुई है इतवार को, बल्कि पीर की सुबह फजर के वक्त जब 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में PTI का एक आईनी केस लगा, तो PTI के वकील सेनेटर अली जफ़र साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये स्टांस लिया कि सर अब आप ये केस नहीं सुन सकते, 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है। तो अब ये सोचें कि वो कहते हैं हम मुखालिफ हैं इसके, हम मुखालफत करते हैं, लेकिन जहाँ उनको सूट करता है तो कहते हैं यार फ़ायदा भी ले लो। आपको याद होगा नैब के कानून में भी कहा, नैब की तरमीम शरीफ बरादरान ने अपने लिए की है, हुकूमत ने अपने लिए की है। जब तरमीम पास हो गई उसके अगले दिन खान साहब ने दरख्वास्त दायर की कि मेरा इस तरमीम के तहत अब केस नहीं बनता। ये सारे फैक्ट्स हैं, हकाइक हैं, रिकॉर्ड पर हैं ये चीज़ें। ये तो नहीं हो सकता ना मैं पिक एंड चूज करूं। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि मुसलसल कांस्टेंट जिद्दोजहद बिलावल साहब की, पीपल्स पार्टी की, उसने इस तरमीम के पास होने में, आईनी तरीके से पास होने में उसकी राह हमवार की। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पास कराई गई और मुखालफत बिल्कुल नेग्लिजिबल इस चीज़ की रही। बहुत खुशाइन चीज़ है। मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जिस बुर्दबारी के साथ, तहम्मुल के साथ उनने इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातों के साथ इंगेज किया, वो काबिल सताइश है। मैं तमाम और सियासी जमातों को, जिसमें नून लीग भी है, MQM भी है, JUI भी है, ANP भी है, उन सबको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आपकी सपोर्ट से इस तरमीम को हम पास करने में कामयाब हुए। और मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने ये साबित किया कि जमहूरियत और जमहूरी रवादारी के ज़रिए आप मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को, मुखालफों को भी साथ ला सकते हैं और इंगेज करके ऐसा डॉक्यूमेंट पार्लियामान से पास करा सकते हैं जिसके बड़े अच्छे मुस्बित असरात आने वाले दिनों में सारी पाकिस्तानी कौम के ऊपर देखने में आएंगे। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि खुदारा हमें इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करना चाहिए और हमें ये जो बार बार मफरूज़ों के ऊपर बैठ के कहानियाँ बना दी जाती हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, उसके बाद ये होगा, मैं समझता हूँ हमें उससे गुरेज करना चाहिए और जो ब्लैक एंड वाइट में चीज़ है, जो लिखत में चीज़ है, उसको देखकर अपना ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बारी बारी संजय चलो चलो चलो, सीनियर है, बुजुर्ग है। अच्छा अकरम, आपकी बदकिस्मती के साथ सीडी किसी एक जगह पे अटकी रहती है। अच्छा, कंटोनमेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। कंटोनमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कंटोनमेंट बोर्ड है ना इस वक्त मुल्क में,
वो टैक्स इकट्ठा करते हैं ताकि वो अपने जो रिहायशी लोग हैं उनके मसाइल वो हल कर सके। उस पर आपका इख्तलाफ हो सकता है कि वो सही काम करें गलत काम करें, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या केएमसी कंटोनमेंट एरिया में काम कर सकती है? नहीं कर सकती। तो अगर केएमसी काम नहीं कर सकती और कंटोनमेंट को भी आप टैक्स लेने की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर टैक्स इकट्ठा कौन करेगा? तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उस फैसले के बाद ये तरमीम की गई है। मेरा इसमें अपना मानना है, क्योंकि मैं खुद एक लोकल गवर्नमेंट से मेरा ताल्लुक है, अगर आप लोकल गवर्नमेंट के आप गले को यहाँ बंद कर देंगे, नाक को बंद कर देंगे, सांस ना लो, तो कैसे चलेगी? तो फाइनेंशियल मामला किसी भी लोकल गवर्नमेंट के लिए सांस के बराबर होते हैं। टैक्स इकट्ठा करना उनका राइट है, उनको टैक्स इकट्ठा करने दें। आपका इख्तलाफ अगर उनकी परफॉर्मेंस पे है कि वो काम नहीं कर रहे, वो आप बिल्कुल सवाल उठाएं कि भाई वो सही काम नहीं कर रहे, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा इतना जबर था, इतना जबर था, इतना जबर था, पूरी आपने सारी कहानी बता दी। अगर जबर होता तो फिर 3/3 अक्सरियत से पास होता कानून। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अली जफर साहब को हमने कहा था बॉयकॉट करो? क्या हमने कहा था शिबली फराज साहब को कि आप सेनेट के अंदर ना आए, वोट ना दें? क्या हमने कहा था अली मोहम्मद खान साहब को कि आप ना आए? ये इतने नन्हे हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जो माजी में इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि सारी तरामीम काजी साहब के लिए की जा रही हैं, चूँकि इनकी सोच ही इनफरादी है। ये इमरान खान साहब के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है। और आप यकीन जाने, मेरा अपना मानना है कि जब पीटीआई वाले खान साहब से मिलने गए होंगे ना, तो खान साहब ने एक ही बात की होगी, मैं इस हाल में पढ़ा हूँ, तुम लोग तो इतने अच्छे लग रहे हो। तो बदकिस्मती के साथ ये इल्ज़ाम बातें सारी करते रहते हैं। तरमीम बहुत बुरी, अगले दिन अदालत में कहते हैं कि हमारा केस आप ना सुने। क्यों? क्योंकि तरमीम आ चुकी है। तो आप पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते। बाकी मेरा मानना बहसीत सियासी कारकुन की ये है कि अगर मैं अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देता हूँ और मेरा अपनी सियासी जमात से इख्तलाफ है, तो फिर मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं अपनी सियासी जमात के साथ रहूँ। तो मैं समझता हूँ उन्होंने ग्रेस के साथ फैसला किया है। और बीएनपी के गालिबन वो वाहिद रुकन थे, नसीमा साहिबा जो है ना, वो इंडिपेंडेंट गालिबन जीती थी। तो इसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी हमेशा चलती रहेंगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये तो बड़ी काबिल सताइश चीज़ है कि किसी शख्स जिसके ऊपर आप कह रहे हो कि उसने अपनी पार्टी के साथ वफा नहीं की, तो इतना ग्रेस वाला आदमी, उसने कहा मैं रिज़ाइन करता हूँ, लोग इलेक्ट कर लें अगले बंदे को। जी, 181 नहीं, 111। जी जी, चल चल। अब मैं सारी चीज़ें भूल जाऊंगा। यही पढ़ के प्रोविंस वाले बताता हूँ फिर। अच्छा, आपने जो एडवाइज़र वाली बात की, इसके अंदर बुनियादी तौर पे वफाकी एडवाइज़र और सूबाई एडवाइज़र दोनों हो सकते हैं। वफाक में 5 हो सकते हैं, सूबे में 5 हो सकते हैं। ये आइन में लिखा हुआ है 18वीं तरमीम के बाद। वफाक के एडवाइज़र पार्लिमानी प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं, सवाल जवाब में हिस्सा ले सकते हैं, वो वोट नहीं कर सकते। सूबे के जो एडवाइज़र हैं वो अपनी असेंबली में नहीं बैठ सकते और वो सवाल जवाब में हिस्सा नहीं ले सकते। तो हमने फैसला ये किया कि जी जो सूबाई एडवाइज़र है उसको भी उसी उसूल के मुताबिक सूबे की असेंबली में बैठने की इजाज़त दें, ताकि वो भी सवालों का जवाब दे सके। वो वोटिंग में शरीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी उन मुशीरान की बढ़ेगी, नंबर एक। नंबर दो, आपने जो सवाल पूछा जुडिशल कमीशन के बारे में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप पढ़ के आए चीज़। 5 जज साहिबान हैं उसके अंदर, राइट, और 2 अपोजिशन वाले हैं, तो कितने हो गए?
7 हो गए, तो 13 में से 7 कितने हुए? तो मेजोरिटी किसकी हुई? अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैं अभी अभी संजय, मुझे आप सीनियर हो गए, मुझे पता है, जवाब तो दे देना यार, मिठाई आपने खिलाई नहीं। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, 5 जज साहिबान होंगे, 1 बार का मेंबर होगा और 2 ऑपोजिशन। मैं समझता हूँ 8 लोग एक है। हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले जो है ना, वो वफाकी वजीर कानून हो गए, अटर्नी जनरल हो गए, और 2 जो ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा होंगे। 13 में से 9 लोग एक तरफ होंगे, 4 लोग एक तरफ होंगे। ज़्यादा बेहतर मशावरत हो पाएगी, ज़्यादा बेहतर डिस्कशन हो पाएगी। ना हुकूमत की मोनोपली होगी, ना बार की मोनोपली होगी, ना किसी एक फर्द जज की होगी, बल्कि जो कलेक्टिव विजडम है उसको आप परवान चढ़ा के आगे बढ़ पाएंगे। अब आ जाए सूबाई बेंच और वफाकी बेंच के ऊपर, आईनी बेंच जो होगी, इस दोनों का तयन कि कौन जज बैठेगा और कितने जज बैठेंगे, ये फैसला जुडिशल कमीशन करेगी, हुकूमत नहीं करेगी। तो मैं तो ये समझता हूँ एक बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है, जिसके अंदर सब अपनी अपनी राय भी दे पाएंगे, और मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर कॉम्पिटेंट यंग वुकला जुडिशरी की तरफ आ पाएंगे, और फिर मैं समझता हूँ आईनी तशरीह करके, कानूनी तशरीह करके इस मुल्क को, कौम की खिदमत कर पाएंगे। एक ये पीछे से भी कर लो तरह ये पहली चीज़ तो ये है ना कि मफरूज़ों पर उसको बिलीव नहीं करना चाहिए, और वो मफरूज़ों पे तभी बिलीव नहीं करेगा जब हम जैसे लोग मफरूज़ों को डिस्पेल करेंगे, और आप जैसे लोग इस मफरूज़े को डिस्पेल करने में हमारी मदद करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सियासी नेचर के जो केसेस हैं वो फौकियत ले जाते हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई कभी आपने मोहम्मद बूटे का केस का जिक्र सुना है अपने टीवी चैनल पे, अपने अखबार में? नहीं सुना आपने। लेकिन हाँ, अगर वो मोहम्मद बूटा मेंबर कौमी असेंबली है ना, तो उसका जिक्र हो जाएगा। और बिलखुसूस मोहम्मद बूटा अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ना बहसीत मेंबर कौमी असेंबली, फिर तो 100% हेडलाइन भी बनेगी, फ्रंट पेज भी बनेगी। लेकिन अगर मोहम्मद बूटा आम आदमी है और उसको सजा होने के बाद 10 साल कैद काटने के बाद बाइज्जत बरी किया जाता है, तो इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है? उसके 10 साल उसकी जिंदगी के उसको कैसे वापस मिलेंगे? ये फैक्ट है। तो जब आप आईनी बेंच को अलग कर देंगे, जो ये पॉलिटिकल नेचर के, आईनी नेचर के कॉम्प्लेक्स केसेस जो हैं वो बेंच सुनेगी, और आम आदमी की जो अपीलें होती हैं जो कि जायदाद से रिलेटेड हों, फैमिली से रिलेटेड हों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, कंपनी कमर्शियल टैक्स से रिलेटेड हों, वो सारे फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा जल्दी लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, और पेंडेंसी जो है ना केसेस की ख़त्म हो पाएगी। दूसरी मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, देखें, बार बार भुट्टो साहब ने इस मुल्क को आइन दिया, भुट्टो साहब ने इस आइन में लिखवाया कि जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट। भुट्टो साहब ने तमाम चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे आज भी जाएंगे तो प्लाक लगा हुआ है उसके ऊपर भुट्टो साहब के नाम का। लेकिन भुट्टो साहब जैसे आदमी को, जो कि पाकिस्तान का पहला जमहूरी वजीर आज़म था, जिसकी साहबजादी पाकिस्तान की 2 बार मुंतखब वजीर आज़म बनी, जिनके दामाद सदर मुमलिकत बने, उस अजीम शख्सियत को भी इंसाफ हासिल करने में 45 साल लगे। तो सोचें आम आदमी के साथ क्या होता होगा। तो इसलिए ये रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी थे। मैं तो समझता हूँ जुडिशल कमीशन में वो जो माइनॉरिटी का रुकन होगा या खातून मेंबर होंगी ना, वो न्यूट्रलिटी ला पाएंगी, वो ऑब्जेक्टिविटी ला पाएंगी, वो बताएंगी जुडिशल कमीशन को कि सर माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फला फला फैसला करने की ज़रूरत है, जेंडर को आपको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ फैसला साजी में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी आएगी और हमारा निज़ाम इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। जी अरबाब करेगा।
नहीं, मैं कराची अभी पहुंचा हूँ, मैं डेप्यूटेशन पे था वहाँ पे तो मैं अभी आ गया हूँ। मेरी बात हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब से, तो मैंने उनको आज गुजारिश की कि सर आज का दिन जो है मैं घर पे गुजारना चाहता हूँ, तो उन्होंने वेरी काइंडली इजाज़त दी कि ठीक है आप रहें, तो कोई मसला नहीं है। वो क्या दुश्मनों के दिल पे तीर, बिलावल भुट्टो बेनज़ीर। मौलाना साहब के साथ हमने खजूर खाया, बहुत खाया खजूर, हमने उनके साथ केले, सेब, फल वगैरह सब कुछ हमने खाए। हमने चाय, ग्रीन टी, आबे ज़मज़म, और बड़े अच्छे मुकर्रर हैं मौलाना साहब, मज़ा आता है उनके साथ बात करने में। तो सब कुछ किया और आखिर में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने उनको राज़ी किया, उन्होंने हमको राज़ी किया, और हम सब ने जमहूरियत को परवान चढ़ाया। जी जी हाँ, हमीद जी सर। क्या आप आई थोड़ा बाडा की बात कर रहे हैं बाड़ा ताल का बना है। मैं आपका पहला सवाल आपने क्या पूछा था? हाँ, देखिए, डबल सेंचुरी करने से पहले सेंचुरी करनी पड़ती है ना, पहले शॉट पे तो डबल सेंचुरी नहीं होती। तो पीपल्स पार्टी ने गो के हमारा टारगेट आईनी अदालत थी, लेकिन हमारा टारगेट ये भी था कि इसका क़याम कंसेंसस के साथ हो। हम अपने 70 वोटों के साथ तो कोई तरमीम नहीं करा सकते थे, 70 वोटों के साथ तो आम कानून भी पास नहीं हो सकता। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासी जमातों के साथ इंगेज किया, बार एसोसिएशंस के साथ इंगेज किया, और हमने इस चीज़ के ऊपर फ़िलहाल सेटल किया कि हम स्टार्ट करते हैं इस आईनी बेंच से, और देखते हैं कि इसके क्या असरात हमारे अदालती निज़ाम में आते हैं। हमारी बड़ी कामयाबी है कि ना सिर्फ वफाकी सतह पे बल्कि सूबाई सतह पर भी हमने आईनी बेंचेस की तरमीम करा ली है। इससे मैं समझता हूँ कि एक तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ और कोहेरेंस जो है ना, वो हमारे मुल्क में आ पाएगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो कि शुरू में मुझे बता देनी चाहिए थी आपको, कि पुलिस का कानून सिंध में अलग है, पंजाब में अलग है, राइट? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एडी ख्वाजा केस में, लेकिन वो पंजाब में अप्लाई नहीं होता, वो केपी में अप्लाई नहीं होता, सिंध में अप्लाई होता है। सारे मुल्क में ओपीएस पे बंदे पोस्ट होते हैं, सिंध में पोस्ट नहीं होते। डेप्यूटेशन, ये सारे इश्यूज हैं। तो मैं समझता हूँ इस आईनी बेंच के आने के बाद कानून का जो यकसा अतलाक होना है ना, जो आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि यूनिफॉर्मिटी हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मैं समझता हूँ उसके हुसूल में हम सब कामयाब हो पाएंगे। और इंशाल्लाह अगर ये कामयाब होता है तो आईनी अदालत की तरफ इंशाल्लाह हम जाएंगे। जो दूसरी आपने बात की, यार मैं डेप्यूटेशन पे था लेकिन जिंदा था। टेक्नोलॉजी बड़ी अब आसान हो गई है, सारे काम कर रहा था, दिन में ये काम करता था, रात में वो वाले काम करता था। तो सही है यार, और चीज़ें हो गई। और वज़ीर आला सिंध इस वक्त हवा का इफ्तिताह नहीं करने गए हैं, सड़क का, प्लेग्राउंड का, पार्क्स का इफ्तिताह करने गए ना। तो काम हुआ है जब तो इफ्तिताह करने गए, तो काम हो रहा है। हाँ, कुछ काम और रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ काम का प्रोसेस मजीद बेहतर बनाएंगे, और इंशाल्लाह काम हो रहा है और काम होता हुआ लोगों को नजर भी आ रहा है। जी यार, काम नहीं करते तब क्रिटिसाइज, काम करते हैं तब क्रिटिसाइज। जो आपने कहा 2 बजे सब चले गए, ये बात थोड़ी गलत है। हम लोग हम तो क्या वांदे थे ना, हमारा तो काम नहीं था एससीओ से,
हम लोग भी पीपल्स पार्टी वाले भी गालिबन कोई 3-3:30 बजे लाहौर पहुँचे हैं, 3:30-4 बजे, और शायद वज़ीर आज़म साहब भी शाम को कोई 6-6:30 बजे पहुँचे हैं। जो मुलाकात हुई थी ना वो रात को 9 बजे थी, तो इसलिए मुझे नहीं पता एग्जैक्ट टाइम फ्रेम क्या था SCO का, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि किसी को ज़बरदस्ती भेज दिया, वो एज़ पर शेड्यूल ख़त्म हुई। और माशाल्लाह पाकिस्तान को इतने सारे ममालिक के सरबराहान हुकूमत ने इज़्ज़त बख्शी, वो आए और एक अच्छा इवेंट हुआ, पीसफुल तरीके से हुआ, और खुदा न खास्ता कोई क्या कहते हैं नाखुशगवार वाक़या भी नहीं हुआ। तो मैं इसके लिए इंतज़ामिया को मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा कि बड़े दिन बाद इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हुआ है। मुझे हुक्म हो गया। सलीम बताइए कौन से? KMC ने नहीं किया, वो सिंध गवर्नमेंट ने किया है। मैं बताऊं आपको, मेरे जौहर अंडरपास बनाया KMC ने नहीं बनाया, सिंध गवर्नमेंट ने बनाया। अब सिंध के अंदर कंट्रोल बोर्ड आते हैं मेरे भाई। नहीं, मैं अगर मेरी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें तो मैंने कहा था KMC। देखिए, अगर मैं KMC के पैसे किसी कंटोनमेंट के एरिया में लगाऊंगा ना, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता ये। और मैं हद्दुल इम्कान कोशिश ये करता हूँ कि KMC की जो हदूद है उसके अंदर हम काम करें, कंटोनमेंट अपनी हदूद में काम करे। सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत हाँ वो काम ज़रूर करती है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, सबरीन अंडरपास सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, सनसेट बुलेवार्ड का फ्लाईओवर सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, KPT अंडरपास जो है वो KPT ने बनाया था, जौहर अंडरपास जो है और फ्लाईओवर जो है वो सिंध हुकूमत ने बनाए। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट वो प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट कर रही होती है।